हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के 43rd नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हैं, जहां पे हमने मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर लिया है और आज हम 44th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से होगी, उनको जरूर जाके देखें। ठीक है, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बाकी एनसीईआरटी का एमसीक्यू के थ्रू भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आज हम अपने 44th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पाइस सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत। तो पहले द रूलर पोस्टेड इंटेलिजेंस एजेंट्स वे कॉल्ड बारिस। तो जो रूलर्स पोस्ट करते थे इंटेलिजेंस एजेंट्स को, उनको क्या मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंट पोस्ट किए जाते थे रूलर्स के द्वारा, उनको क्या कहा जाता था? मतलब उनको बारिद कहा जाता था। क्या ये सही है? वजीर ऑल्सो सर्व एज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। वजीर हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी सर्व करता था। क्या ये सही है? बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंट हुआ करता था उसको बारिद कहा जाता था और ये रूलर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, पोस्ट किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि वजीर जो है वो सर्व नहीं करता था हेड ऑफ इंटेलिजेंस को। एक्चुअली बारिद ममालिक जो होता था वो सर्व करता था और जो नोबल्स मैन होते थे वो इंजॉय करते थे कॉन्फिडेंस किसका? सुल्तान का कॉन्फिडेंस इंजॉय करते थे और सुल्तान ही अपॉइंट करता था चीफ बारिद को। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। 45th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत द टर्म बंदगान वाज यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन इट रेफर्स टू। तो बंदगान जो टर्म यूज किया गया था मेनली जो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे यूज किया गया था और ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आया था। तो बंदगान का मेनली मतलब क्या होता था? तो बंदगान का मतलब होता है स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो बंदगान जिसमें स्पेशल स्लेव्स जो होते थे उनको परचेज किया जाता था, किस लिए? मिलिट्री सर्विसेज के लिए। आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी जो थी उसको स्लेव डायनेस्टी के साथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्लेव था किसका? मोहम्मद गोरी का। और स्लेव ऑफ द स्लेव किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था इल्तुतमिश को, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और हमने देखा था कि लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जिसको ट्रांसफर कर देता है दिल्ली सल्तनत का जो कैपिटल होता है वो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं और आपको पता होना चाहिए। तो बंदगान जो यूज़ किया जाता था वो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता था और यहाँ पे क्या होता था कि स्पेशल सर्व को स्लेव्स जो होते थे उनको परचेज किया जाता था मिलिट्री सर्विसेज के लिए और ये उनको डायरेक्टली भी रिक्रूट कर लिया जाता था सुल्तान के द्वारा और वो सुल्तान को लॉयल होते थे। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। what was were most important duties assigned to मुक्तिस in the administration of दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो मुक्ति होता था उसको कौन सी इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो असाइन किया गया था? तो पहला, द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वाज लीड मिलिट्री कैंपेन। मुक्ति हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। हमें बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा जो सिस्टम है वो सही है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। मुक्ति के द्वारा दोनों ही रोल प्ले किया जाता था। वो लीड करता था मिलिट्री कैंपेन को, ये बिल्कुल सही बात है, और उसको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ता था, ये भी सही बात है। इक्ता जो सिस्टम होता था, जो लैंड दिया जाता था सारे ऑफिशियल्स को, तो ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ये स्टार्ट किया इल्तुतमिश के द्वारा, और जो इसको हेड करता था उसको बोला जाता था इक्तदार और मुक्ति। ठीक है, तो मुक्ति क्या था? इंपॉर्टेंट पोस्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, जो कि ऑनर होता था, लैंड ऑनर होता था किसका? इक्ता का, जो कि दिया जाता था सुल्तान के द्वारा, और रिस्पॉन्सिबल होते थे वो इक्ता जो मिलता था उनको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और जब भी सुल्तान को जरूरत होती थी मिलिट्री की तो वो उनसे मतलब वो उनको हेल्प करते थे, सुल्तान को हेल्प करते थे। कौन? मुक्ति। अब हम देखेंगे रेवेन्यू सिस्टम एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस गज सिकंदरी फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो गज सिकंदरी जो है मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक सिटी की भी स्थापना की थी और ये लोदी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था। बहलोल लोदी का ये पुत्र हुआ। अगर तो बहलोल लोदी कौन था? फाउंडर था सिकंदर लोदी का। और एक और चीज याद रखेंगे, सिकंदर सानी किसको कहा जाता था? सिकंदर सानी कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया था किस चीज को? गज सिकंदरी, और इसके द्वारा क्या होता था? लैंड को मेजर किया जाता था।
और सेकंड सुल्तान था ये लोदी डायनेस्टी का, हमने देखा था, और उसका जो रियल नाम था वो क्या था, निजाम खान, और बॉर्न हुआ था वो हिंदू मदर से। ठीक है, एबोलिश करता है वो ड्यूटीज कौन पे, प्रमोट करता है ट्रेड और कॉमर्स को। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो जनरली द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। मुकद्दम वाज द हेरिडेटरी हेडमैन ऑफ द विलेज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था मेनली जो सल्तनत पीरियड का था वो कितना होता था, 1/3 टोटल लैंड प्रोड्यूस का। हमने एंशिएंट पीरियड में देखा था वो मेनली कितना हुआ था उस टाइम पे, 1/6 हुआ करता था। ठीक है, मुकद्दम कौन हुआ करता था, मुकद्दम हेरिडिटरी हेडमैन था किसका, विलेजेस का। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए और बी, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू आपको पता है इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है किसका, रेवेन्यू का। किंग मिडिवल पीरियड में भी एंशिएंट पीरियड में भी हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू जो था इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का, और ये मिलनी कितना हुआ करता था, 1/3 हुआ करता था टोटल प्रोड्यूस का। और ये मिलनी चेंज होता रहा डिफरेंट रूलर्स में। मुकद्दम था कौन, मुकद्दम हेडमैन था, और वो हेरिडेटरी सिस्टम था। हेडमैन था किसका, विलेज का, और रिस्पॉन्सिबल था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। वो जमींदार की तरह था, और अलाउद्दीन के टाइम पे उसका जो पावर था उसको कर्ब कर दिया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द न्यू डिपार्टमेंट दीवाना अमीर कोही वाज सेट अप बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, इट वाज रिलेटेड टू। तो दीवाने आमिर कोही जो था वो सेटअप किया था एमबीटी के द्वारा, दैट मींस मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये किससे रिलेटेड था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दीवाने आमिर कोही स्टेब्लिश किया गया था वो मेनली रिलेटेड था एग्रीकल्चर सिस्टम से। दीवाने अर्ज हमने देखा था स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा, और वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तुगलक से रिलेटेड था दीवाने आमिर कोही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपेंड कर देना कल्टीवेशन सिस्टम को दोआब रीजन में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और which of the following formed the important part of revenue under the दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा जो ये रेवेन्यू सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते था, देखते हैं। खराज, खम्स और उश्र। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्ले करते थे, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, खराज, खम्स और उश्र। खराज मेनली क्या होता था, खराज जो होता था वो नन मुस्लिम्स के द्वारा पेड किया जाता था। रेवेन्यू जो नन मुस्लिम्स के द्वारा पेड किया जाता था वो कहा जाता था खराज। खम्स होता था कि जो लूट के द्वारा आता था वॉर के टाइम पे, जो अमाउंट जो धन होता था उनको जो लूट के लाया था, तो वो उसका 1/5 जो है वो पेड किया जाता था खम्स के रूप में। ठीक है, और उस्र क्या होता था, ये मुस्लिम्स के द्वारा पे किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे, खराज नन मुस्लिम के द्वारा, उस्र जो है मुस्लिम्स के द्वारा, और खम्स जो है वो लूट के टाइम जो भी आता था उसका 1/5 जो है वो पे किया जाता था किसको, रूलर्स को। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द करेक्ट हायरार्की लो टू हाई। तो हमें बताना है लो टू हाई यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। एक था परगना और सिख। तो जो परगना होता था वो सबसे लोवेस्ट होता था, और इसका जो हेड होता था, परगना मिलने क्या होता था, विलेज, बहुत सारे जो विलेजेस मिलने 100 जो विलेजेस होते थे उनका ग्रुप होता था, और उसको कहा जाता था परगना। और परगना को हेड किया जाता था किसके द्वारा, चौधरी और आमिल के द्वारा। परगना को किसके द्वारा हेड किया जाता था, चौधरी और आमिल के द्वारा। और परगना के ऊपर होता था सिख। सिख जो था वो हेड किया जाता था सिकदार के द्वारा, और सिख के ऊपर क्या होता था, इक्ताज को हेड किया जाता था मुक्ति और इक्तेदार के द्वारा। ठीक है, तो सबसे छोटा है यहाँ पे परगना, उसके बाद है सिख, उसके बाद है इक्ता। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 3, 2, 1, और सबसे बड़ा हो जाएगा इक्ता, सिख और परगना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस स्टेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड। तो कौन से 2 मेन इंपॉर्टेंट करेंसी थे सल्तनत पीरियड के, दाम, रुपया, जितिल और टांका। तो हमें बताना यहाँ पे कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट थे। तो जितिल थे, और दूसरा कौन सा था, और दूसरा था टंका। जितिल जो था वो
कॉपर का हुआ करता था और टांका जो था वो सिल्वर कॉइन्स हुआ करता था। और ये दोनों ही कॉइन्स इल्तुतमिश यानी स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखेंगे, जीतल कॉपर और टांका सिल्वर। 2 और 4 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ के रिगार्डिंग हमें बताना है क्या सही है। दिरहम वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जौनपुर वॉज द लार्जेस्ट सिटी, टांका वॉज द मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अगर हम 3rd नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो टांका तो अभी हमने देखा कि ब्रॉन्ज का नहीं होता था, टांका मिलने किसका, जीतल कॉपर का होता था और टांका सिल्वर को हुआ करता था। तो 3rd तो बिल्कुल गलत है। जौनपुर लार्जेस्ट सिटी नहीं था, दिल्ली कैपिटल हुआ करती थी, तो दिल्ली जो था वो लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था। उसके बाद है दिरहम। दिरहम जो था वो गोल्ड कॉइन्स नहीं था, वो सिल्वर कॉइन्स था। और ये जो दिरहम है वो स्टार्ट किया गया था एमबीटी के द्वारा, जबकि जो टांका नामक सिल्वर कॉइन्स है वो स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 54th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोड फ्रॉम पेशावर टू सोनारगांव वाज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मेनी सराइज वर बिल्ट अलोंग रॉयल रोड्स। रिले सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द पोस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहला बिल्कुल सही है कि रोड जो है पेशावर से सोनारगांव बिल्ड किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन तो हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट है। मेनी सराइज वर बिल्ट अलोंग रॉयल रोड्स, ये भी सही बात है कि बहुत सारे सराय बनाए गए थे अलोंग रॉयल रोड्स में, तो वो भी सही है। रिले सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द पोस्ट, तो रिले सिस्टम यूज किया गया था पोस्ट के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये तीनों ही सही है, हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। स्टेटमेंट तीनों सही है और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सराइस बनाए गए थे, मतलब वहां पे रेस्ट रूम हुआ करते थे रोड्स के किनारे, वो स्टार्ट किया गया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। 55th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत द टर्म राहत वाज एसोसिएटेड विद द। राहत किससे एसोसिएटेड था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो वो एसोसिएटेड था इरिगेशन से। राहत किससे एसोसिएटेड था, इरिगेशन सिस्टम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और ये एक्चुअली इंप्रूव्ड वर्जन था पर्शियन वेल, जिसके द्वारा जो वाटर को लिफ्ट किया जाता था किससे, डीपर लेवल, मेनली डीपर लेवल, जैसे आप कुआं वेल बोल सकते हैं, तो वही राहत भी था, वो भी इरिगेशन सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जवाबिद वार कंसर्न विथ। तो जवाबिद जो थे, जवाबिद वो किससे कंसर्न था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, स्टेट ऑफ लॉ रेगुलेटेड मॉनेटरी सिस्टम, लॉ रेगुलेटिंग मिंट हाउसेस, एग्रीकल्चर, टैक्सेस। तो जवाबिद जो था वो रिलेटेड था किससे, स्टेट लॉज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। और ये इसको सेकुलर डिक्री भी कहा जाता था, जो कि इशू किया जाता था किसके द्वारा, किंग के द्वारा। तो जवाबिद क्या होता था, स्टेट लॉज होता था, और एक टाइप का ये सेकुलर डिक्री होता था, इशू किया जाता था किंग्स के द्वारा, और ये नन शरीयत स्टेट लॉज हुआ करता था, विच वॉज मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट। 57th नंबर क्वेश्चन देख लेते। किसी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सोसाइटी ऑफ सल्तनत पीरियड। तो हमें बताना है कि सोसाइटी ऑफ सल्तनत पीरियड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मुस्लिम लॉ सरिया वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन हिंदूज। हिंदूज मासेस रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ जिम्मे। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो मुस्लिम लॉ जो था सरिया, वो मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया था, ना कि हिंदू के ऊपर, और नॉन मुस्लिम्स को जिम्मी कहा जाता था। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सल्तनत पीरियड में हिंदू मासेस जो थी वो रिसीव करती थी स्टेटस ऑफ जिम्मीज, और इट वॉज ए टर्म यूज फॉर नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम के लिए यूज किया जाता था टर्म जिम्मीज, और हिंदू मासेस क्या रिसीव करती थी, मतलब वो भी नॉन मुस्लिम है तो उनको भी जिम्मी कहा क्या बोला। लेकिन सरिया का जो लॉ था वो हिंदू के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई होता था। द हिस्टोरियन बर्नी रिफ्यूज टू कंसीडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत एज ए ट्रूली इस्लामिक बिकॉज। तो क्या हिस्टोरियन जो बर्नी है वो बोलते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी रूलिंग पार्टी थी वो ट्रूली इस्लामिक नहीं थी। तो क्यों नहीं थी, क्या रीजन था। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो
Islam, the Muslim theologists were often disregarded. The Sultan supplemented the Muslim law by framing his regulation. The religious freedom was accorded to non-Muslims. हमें बताना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो था, मतलब हिंदुस्तान, वहाँ पे हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए बहुत सारे जो हिंदूज होते थे वो मुस्लिम्स का लॉ नहीं अपनाते थे, इसलिए वो ट्रूली इस्लामिक रीजन नहीं था, रूलिंग पीरियड नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फॉलो नहीं करते इस्लाम को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदू होते हैं। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। और इनका जो पीरियड था मेनली क्या था, सेकुलर बेसिस पे भी था, तो इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स पे नहीं था। जो बर्नी थे वो किसके ऑथर थे, तारिक है फिरोज शाही, जिसको तारिक है फिरोज शाही भी कहा जाता है, वो उनके लेखक रहे, राइटर रहे, और वो कंटेम्प्रेरी रहे एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक के, मेनली तुगलक डायनेस्टी के। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the account provided by the Ibn Battuta, which of the following statement are correct? He said only one crop was produced in a year. He gave account of roads. He also shed light on the life of the people. हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉप उगाए जाते थे, एक साल में 2 क्रॉप को उगाया जाता था, तो पहले तो बिल्कुल गलत है। He gave accounts of road, बिल्कुल। He also shed light on the life of the people, ये भी बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता मेनली कहाँ से बिलोंग करते थे, मोरक्को से बिलोंग करते थे, ठीक है। मोरक्कन ट्रैवलर थे जो इंडिया विजिट किए थे किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और उनका एक ट्रैवल लॉग भी है जिसको रिहला कहा जाता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2-3 हो जाएगा सही। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्रॉप को नहीं उगाया जाता था, 2 क्रॉप को उगाया जाता था ड्यूरिंग अ ईयर। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द दिल्ली सल्तनत, इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट अपॉइंटेड एज द ऑफिसर्स। Nobel influenced the state policies. Most of the novels were of Turkish or Afghan in the origin. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो नोबेल इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिसी, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका हमने देखा था कि नोबेल्स का रोल बलबन के टाइम पे, और बलबन ने इसीलिए तर्क चहलगानी को हटा दिया था, क्योंकि नोबेल का इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। नोबेल ही अगेंस्ट हो गए थे किसके, रजिया सुल्तान के, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उसको, ठीक है। तो नोबेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, स्टेट पॉलिसी को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। आपको पता है तर्काने चहलगानी को बलबन ने ख़त्म कर दिया था, बट स्टिल उनका जो पावर था वो इंट्रिग करते ही थे, मतलब षड्यंत्र करते ही थे। मोस्ट ऑफ द नोवेल वर ऑफ टर्किश और अफगान इन ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही बात है, और यही तो रीजन था ना कि रजिया सुल्तान के साथ बहुत ज़्यादा ये हो गया था, इश्यूज हो गया था रजिया सुल्तान बलबन के द्वारा। इन दिल्ली सल्तनत इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट अपॉइंटेड एज द ऑफिसर, ऐसा नहीं था, इंडियन मुस्लिम्स को तो अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Mongol attack, which of the following statement are correct? The Mongol under the Genghis Khan Transiana in the northeastern Iran in 1980 invaded. Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो मंगोल जो थे वो चंगेज खान के अंदर इन्वेड किए थे ट्रांसियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1290 एडी, ये बिल्कुल सही बात है। और मंगोल अटैक जो है वो दिल्ली ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज, और इसीलिए उसने अपनी आर्मी को एफिशिएंट बनाने के लिए मार्केट सिस्टम को रेगुलेट किया था। उसके बाद दाग हुलिया वाला सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का सिस्टम लाया गया था, जो सोल्जर्स थे उनका एक डिस्टिंक्टिव पहचान हुआ करता था। ये सारी पॉलिसीज लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी आर्मी को एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। दोनों ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। मंगोल जो कि चंगेज खान के अंदर इन्वेड करते हैं ट्रांसियाना जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ईरान के 1219 एडी में। चंगेज खान जो होता है वो मंगोल इंपॉर्टेंट पावरफुल मंगोल रूलर होता है, और he came to power by uniting many of the nomadic tribe of northeast Asia। तो बहुत सारे जो nomadic tribes होते हैं उनको यूनाइट करके
वो काफ़ी पावरफुल बन गया था। उसके पास एक्सेप्शनल मिलिट्री सिस्टम हुआ करती थी जो उसके कनकरर में बहुत हेल्प कर रही थी। मंगोल अटैक जो दिल्ली में होता है वो इंक्रीज हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और 1305 ईस्वी में मंगोल डिफीट हो जाते हैं बैटल ऑफ अमरोहा में, और 1306 में रावी रिवर के किनारे बाय द फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement with reference to the ख्वारिज्म अंपायर। ख्वारिज्म अंपायर के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द बाउंड्रीज ऑफ ख्वारिज्म अंपायर रिच द रिवर इंडस। मेनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन ख्वारिज्म अंपायर एंड दिल्ली सल्तनत विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन। चंगेज खान डिस्ट्रॉयड द ख्वारिज्म अंपायर इन 1320। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला है द बाउंड्रीज ऑफ ख्वारिज्म अंपायर रिच्ड द रिवर इंडस। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बाउंड्रीज थी ख्वारिज्म एम्पायर की वो इंडस रिवर तक पहुंच गई थी। मेनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन ख्वारिज्म अंपायर एंड दिल्ली सल्तनत ओवर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो ऐसा नहीं था, जो बहुत सारे जो बैटल थे वो इसलिए नहीं लड़े गए थे, एक्सपेंशन के लिए नहीं लड़े, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए नहीं थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। चंगेज खान डिस्ट्रॉय द ख्वारिज्म एम्पायर इन 1320 AD। ये सही है। 1 और 3 जो हमारा हो जाता है वो करेक्ट, और इसलिए हमारा यहाँ पे पूछ रहे एक्चुअली इनकरेक्ट होगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्लास में हम मुगल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।